Hitesh Ledger Lab. Learn smart accounting. मान लीजिए कि आज कोई 100 करोड़ रुपए देकर एक बहुत ही मशहूर और सफल टेक कंपनी खरीदता है। हाँ, 100 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। तो बाहर से देखने पर हमें क्या लगेगा? यही ना कि उसने बहुत सी शानदार इमारतें खरीदी हैं, हजारों बेहतरीन कंप्यूटर खरीदे हैं या बड़े-बड़े सर्वर खरीदे हैं। एकदम सही। आमतौर पे लोग यही सोचते हैं कि पैसा फिजिकल चीजों के लिए दिया गया है। लेकिन अगर इस 100 करोड़ के सौदे को हम कागजों पर खोलें ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। अच्छा? हाँ, 100 में से शायद 90 करोड़ रुपए किसी ईंट, पत्थर या मशीन के लिए दिए ही नहीं गए हैं। तो फिर किस चीज के लिए दिए गए? वो 90 करोड़ रुपए हवा में मौजूद एक ऐसी चीज के लिए दिए गए हैं जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम व्यापार और अकाउंटिंग की दुनिया के उन्हीं अदृश्य तारों को छेड़ने वाले हैं। वो तार जो किसी भी कंपनी की असली कीमत तय करते हैं। और इसी को अकाउंटिंग की भाषा में हम रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते कहते हैं। बिल्कुल। हम यही समझेंगे कि व्यापार में संपत्ति आखिर होती क्या है और कैसे दुनिया का पूरा आर्थिक ढांचा कुछ बुनियादी लेकिन बेहद शानदार नियमों पर टिका हुआ है। ये असल में एक बहुत ही रोमांचक विषय है, क्योंकि आम जिंदगी में संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास है, जी। हमारी गाड़ी, हमारा घर। हाँ, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। सही कहा। लेकिन व्यापार की भाषा में, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें संपत्ति सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है। मतलब उसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। रियल अकाउंट्स दरअसल उस पूरी व्यवस्था का नाम है जो हमें बताती है कि किसी कंपनी के वजूद का असली वजन कितना है। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से किसी भी व्यापार के डीएनए को पढ़ने की कला है। आप इससे व्यापार की पूरी कहानी समझ सकते हैं। चलिए फिर इसकी थोड़ी परतें उधेड़ते हैं। जब हम रियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसे सीधे तौर पर एसेट्स यानी संपत्तियों और प्रॉपर्टीज यानी मालिकाना हक से जोड़ती है। हाँ, स्रोत में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है। लेकिन एक बात जो अक्सर लोगों को उलझा देती है वो है मालिकाना हक की शर्त। मालिकाना हक मतलब ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप। मेरा मतलब है मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है। जिसे मैंने खुद खरीदा है। मैं उस पर दिन रात काम करता हूँ और उसी से अपना एक नया स्टार्टअप भी शुरू करता हूँ। ओके। तो क्या वो लैपटॉप रातों रात मेरी कंपनी की संपत्ति मतलब उसका रियल अकाउंट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, तो वो कंपनी की संपत्ति क्यों नहीं है? देखिए, अकाउंटिंग का सबसे पहला और कड़ा नियम ये है कि व्यापार और व्यापार को चलाने वाला इंसान दोनों कानूनी और आर्थिक रूप से दो अलग-अलग अस्तित्व है। मतलब कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ? बिल्कुल, दोनों अलग एंटिटीज हैं। आपका वो गेमिंग लैपटॉप तब तक रियल अकाउंट का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कि कंपनी आधिकारिक तौर पर उसे अपने नाम पर न खरीद ले। लेकिन एक मिनट, अगर मैं उस लैपटॉप से कंपनी का ही काम कर रहा हूँ तो कंपनी को उसका फायदा तो मिल ही रहा है ना? फायदा तो मिल रहा है। फिर उसे कंपनी की संपत्ति मानने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि अगर कल को कंपनी डूब जाती है या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो अदालत ये देखेगी कि कंपनी के नाम पर असल में क्या दर्ज है। ओहो, तो जो कागजों पर है वही सच है? एकदम सही। जो चीज कागजों पर कंपनी की है ही नहीं, उसे कंपनी की संपत्ति कैसे मान ले? रियल अकाउंट में शामिल होने के लिए उस वस्तु पर 100% कानूनी मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ व्यापार का होना चाहिए। मतलब उपयोग करना अलग बात है और मालिक होना अलग बात है। बिल्कुल। उपयोग करने से ओनरशिप नहीं आ जाती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत ही स्पष्ट और जरूरी फर्क है। हाँ। अब एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिस पर मुझे चर्चा करनी है। हाँ, बताइए। स्रोत सामग्री में एक शब्द है कैरी फॉरवर्ड। हाँ, ये बहुत ही अहम शब्द है अकाउंटिंग का। जब हम व्यापार के रोजमर्रा के खर्चों की बात करते हैं, जैसे कि इस महीने का बिजली का बिल या कर्मचारियों की सैलरी, ठीक है। तो वो तो उसी साल के खाते में खत्म हो जाती है ना? हाँ, उसका हिसाब उसी साल पूरा हो जाता है। लेकिन रियल अकाउंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ। वो हर साल आगे बढ़ते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक एनालॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। एनालॉजी? कैसी एनालॉजी?
मैं इसे एक वीडियो गेम की तरह देखता हूँ। वीडियो गेम ये अकाउंटिंग में कैसे काम करता है? देखिए, वीडियो गेम में एक हेल्थ बार होता है ना? हाँ, होता है। जैसे ही एक लेवल खत्म होता है, आपकी हेल्थ रीसेट हो जाती है या आपको अगले लेवल के लिए नई एनर्जी मिलती है। सही कहा। व्यापार के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, वो इसी हेल्थ बार के तरह हैं। हर वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी 31 मार्च को, वो जीरो हो जाते हैं। उनका हिसाब वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, और रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स आपकी इन्वेंट्री की तरह हैं। जो तलवार, जो ढाल या जो सोने के सिक्के आपने एक लेवल में इकट्ठा किए हैं, वो अगले लेवल में भी आपके साथ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, तो वो 31 मार्च की रात को अचानक गायब तो नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं, वो 1 अप्रैल को भी वही फैक्ट्री में खड़ी रहती है। इसीलिए उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। वो अगले साल भी कंपनी की संपत्ति बनी रहती है। ये एक बहुत ही सटीक और शानदार तरीका है इसे समझने का। और अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को देखें तो ऐसा करना गणितीय रूप से बहुत जरूरी भी है। जरूरी कैसे है? सोचिए, अगर हम संपत्तियों को कैरी फॉरवर्ड ना करें तो हर साल के एंड में कंपनी की कुल कीमत या वैल्यूएशन शून्य हो जाएगी। बाप रे, तब तो कोई कंपनी कभी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, लंबी अवधि में कंपनी ने क्या कमाया और क्या बनाया, ये मापने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो मतलब रियल अकाउंट्स एक तरह से कंपनी की याददाश्त हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, याददाश्त। वो बताते हैं कि कंपनी अपने अतीत से क्या लेकर वर्तमान में खड़ी है। ये याददाश्त वाला विचार वाकई बहुत गहरा है। लेकिन जब हम इस इन्वेंट्री या इन संपत्तियों को देखते हैं, तो यार ये सब एक जैसी तो नहीं दिखती। हाँ, उनका रूप अलग अलग होता है। जैसे एक तरफ कंपनी के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, भारी मशीनें हैं, बैंक में पड़ा नकद पैसा है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भौतिक आकार ही नहीं है। बिल्कुल, और यहीं से संपत्तियों का वह वर्गीकरण शुरू होता है जो पूरी अकाउंटिंग का नजरिया ही बदल देता है। तो स्रोत के अनुसार ये वर्गीकरण कैसे किया गया है? स्रोत सामग्री बहुत साफ तौर पर रियल अकाउंट्स को 2 मुख्य हिस्सों में बांटती है। पहला है टैंजिबल, यानी मूर्त या दृश्य संपत्तियां, और दूसरा है इनटैंजिबल, यानी अमूर्त या अदृश्य संपत्तियां। अच्छा, तो पहले हम टैंजिबल संपत्तियों की बात करते हैं। इन्हें समझना किसी के लिए भी बहुत आसान है। हाँ, क्योंकि हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनें, इमारतें और बेचने वाला माल यानी स्टॉक आ गया। सही, ये वो चीजें हैं जो जगह घेरती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल इन भौतिक संपत्तियों से ज्यादा उस नियम को लेकर है जो इन्हें कंट्रोल करता है। आप गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अकाउंटिंग की दुनिया का वो मशहूर नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। ये पूरी व्यवस्था का आधार स्तंभ है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा। क्यों? क्या हुआ? ये नियम सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना जरूरी है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए 5,000 रुपए का एक डेस्क खरीदा, ठीक है, तो बस एक डायरी में लिख देना काफी क्यों नहीं है कि 5,000 का डेस्क खरीदा? इसके लिए ये डेबिट और क्रेडिट का दोहरा जाल क्यों बुना गया है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब क्या जरूरत है एक ही लेन देन को 2 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ने की? इसका जवाब सीधा अकाउंटिंग के इतिहास से जुड़ा है और इसकी सबसे बड़ी जरूरत से जुड़ा है, यानी गबन और गलतियों को रोकना। फ्रॉड को रोकना? वो कैसे? देखिए, अगर कोई सिर्फ डायरी में लिख दे कि डेस्क खरीदा, तो ये सिर्फ एक आधी अधूरी कहानी है। आधी कहानी कैसे? डेस्क तो आ गया ना व्यापार में। डेस्क तो आ गया, लेकिन इसका असर किस चीज पर पड़ा? ये डेस्क हवा से तो प्रकट नहीं हुआ। हाँ, उसके लिए पैसे दिए होंगे। एंट्री सिस्टम भौतिक विज्ञान के उस नियम की तरह काम करता है जहां हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर कुछ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ घट भी रहा होगा। एकदम सही। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। तराजू? हाँ, जब आप 5,000 रुपए का डेस्क व्यापार में लाते हैं तो आपकी एक टेंजिबल संपत्ति बढ़ रही है, डेस्क का आना। ठीक है। इसलिए गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेस्क आ रहा है तो डेस्क के खाते को हमने डेबिट कर दिया। समझ गया। लेकिन उसी तराजू के दूसरे पल्ले पर आपकी तिजोरी से 5,000 रुपए नकद बाहर जा रहे हैं। और कैश भी तो एक संपत्ति है ना? हाँ, कैश भी टेंजिबल एसेट है। तो नियम कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश खाते को हमने क्रेडिट कर दिया।
ओहो, तो ये सिर्फ हिसाब रखने का तरीका नहीं है। नहीं। ये तो एक ऐसा सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि कुछ भी रहस्यमयी तरीके से गायब ना हो जाए। नहीं आया, उसके बदले कैश गया। दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए, एक डेबिट एक क्रेडिट। एकदम सही। अब मुझे समझ आया कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस एक साधारण से नियम पर इतना भरोसा क्यों करती हैं। क्योंकि ये पूरी पारदर्शिता लाता है व्यापार में। सही बात है। तो टेंजिबल यानी भौतिक संपत्तियों का आना जाना और ये तराजू वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो असल में दिमाग को झकझोर देता है। आप इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, इंटेंजिबल संपत्तियां, वे संपत्तियां जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी वे करोड़ों की होती हैं। बिल्कुल। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में यही संपत्तियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। स्रोत के अनुसार इसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जैसी चीजें शामिल हैं। हाँ, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बहुत ही बुनियादी आपत्ति है। आपत्ति? कैसी आपत्ति? देखिए, अगर कोई चीज मुझे दिख ही नहीं रही है तो मैं उसे अपनी संपत्ति कैसे मान लूं? ये आम लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए एक मजाकिया उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं कहूँ कि मेरे बात करने का तरीका, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर और मेरी मुस्कान मेरे व्यापार की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। लोग मुझे पसंद करते हैं और इसी वजह से मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो क्या मैं अपनी इस मुस्कान को एक इंटेंजिबल एसेट के रूप में अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पर लिख सकता हूँ? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया बहुत ही रूखी और व्यवहारिक है। रूखी कैसे? आपकी मुस्कान बैलेंस शीट पर तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसकी कोई सटीक मौद्रिक कीमत तय ना की जा सके। मौद्रिक कीमत मतलब मॉनेटरी वैल्यू? हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब तक कि उसे बाजार में किसी और को बेचा ना जा सके। बेचा जा सके? एक मिनट, मतलब इनटेंजिबल संपत्ति होने के लिए सिर्फ कीमती होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका एक बाजार मूल्य होना चाहिए जो हस्तांतरणीय हो, यानी जिसे ट्रांसफर किया जा सके। अच्छा, मतलब मैं अपनी मुस्कान किसी और को बेच तो नहीं सकता? बिल्कुल, इसीलिए वो संपत्ति नहीं है। स्रोत सामग्री भी इस बात पर बहुत जोर देती है कि इंटेंजिबल संपत्तियों की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और उन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। तो फिर इसका कोई असली उदाहरण लेते हैं जिसे बेचा जा सके। आइए गुडविल का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आम बोलचाल में तो गुडविल का मतलब होता है साख या इज्जत। हाँ, लेकिन व्यापार में ये सिर्फ एक अमूर्त भावना नहीं है, ये इंसानी भरोसे का एक गणितीय रूप है। इंसानी भरोसे का गणितीय रूप? हाँ, ये थोड़ा भारी हो गया, इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये काम कैसे करता है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपके शहर में कॉफी की एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान है। हाँ, हर शहर में ऐसी एक दुकान होती है। पत्तियां हैं। हाँ, मान लीजिए उनकी कुल कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, 10 लाख। लेकिन जब वो मालिक अपनी दुकान बेचने जाता है तो वो 15 लाख रुपए मांगता है। 5 लाख ज्यादा। हाँ, और मजे की बात यह है कि कोई व्यक्ति उसे खुशी खुशी 15 लाख देने को तैयार भी हो जाता है। तो वो अतिरिक्त 5 लाख रुपए किस बात के दिए गए? क्योंकि सामान तो सिर्फ 10 लाख का ही था ना। बिल्कुल, वो जो 5 लाख रुपए हैं वो उस नाम के दिए गए हैं जिस नाम को देखकर ग्राहक रोज उस दुकान पर कॉफी पीने आते हैं। ओहो, वो उस कमाई करने की क्षमता की कीमत है जो उस ब्रांड नाम के साथ जुड़ी है। मतलब नया मालिक ये जानता है कि उसे शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। एकदम सही, उसे पहले दिन से ही ग्राहक मिलने लगेंगे। तो वो 5 लाख रुपए हवा में उछाला गया कोई नंबर नहीं है, वो गुडविल है। समझ गया। और जो नया मालिक उसे खरीद रहा है वो उस गुडविल नाम के खाते को अपनी किताबों में डेबिट करेगा। क्योंकि गोल्डन रूल के हिसाब से वो अमूर्त संपत्ति व्यापार में आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यार, ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए, है ना? कि हम असल में किसी का नाम नहीं खरीद रहे हैं, हम भविष्य में होने वाली उस निश्चित कमाई को खरीद रहे हैं जो उस नाम की वजह से होने वाली है। एकदम सही। और चूंकि हमने उसके लिए बाकायदा पैसे चुकाए हैं, इसलिए वो हमारी संपत्ति है। बिल्कुल, और यही बात पेटेंट और ट्रेडमार्क पर भी तो लागू होती है। पेटेंट पर कैसे? एक पेटेंट असल में क्या है? ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है जो किसी को ये गारंटी देता है कि अगले कुछ सालों तक कोई और उसकी तकनीक का इस्तेमाल करके पैसे नहीं कमा सकता। मतलब वो एक अदृश्य दीवार है जो कंपनी के मुनाफे को सुरक्षित रखती है। हाँ, और उस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। और शायद यही वजह है कि आज की बड़ी टेक कंपनियों की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल, उनके पास बहुत ज्यादा मशीनें या इमारतें थोड़ी होती हैं। हाँ, उनके पास एल्गोरिदम होते हैं,
पेटेंट होते हैं और वो भारी भरकम साख होती है जिसे उन्होंने सालों में बनाया है। सही कहा। एक और दिलचस्प चीज है जो स्रोत सामग्री में एक इंटेंजिबल एसेट के रूप में बताई गई है। वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ, ये बहुत ही जरूरी उदाहरण है। लेकिन ये मुझे एक बहुत ही ग्रे एरिया लगता है आज के समय में। वो कैसे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, कुछ दशक पहले तक अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते थे तो वो एक फिजिकल सीडी या फ्लॉपी डिस्क में आता था। हाँ, वो डिब्बे में पैक होकर आता था। तब वो एक टैंजिबल चीज लगती थी जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज सॉफ्टवेयर सिर्फ कुछ कोड्स का समूह है जिसे हम सीधे क्लाउड से डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, उसका कोई फिजिकल बॉक्स नहीं होता। भौतिक रूप से इसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों का हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ रियल अकाउंट्स की परिभाषा खुद भी विकसित हुई है। ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। सॉफ्टवेयर ने वाकई अकाउंटिंग की दुनिया में मूर्त और अमूर्त यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल के बीच की रेखा को बहुत धुंधला कर दिया है। सही बात है। भौतिक रूप से सॉफ्टवेयर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या कोड की कुछ लाइनें हैं, लेकिन व्यापारिक नजरिए से अगर हम देखें तो वो एक मशीन की तरह ही काम करता है। मशीन की तरह कैसे? देखिए, वो इंसानी काम को आसान बनाता है, खर्चे कम करता है और कंपनी का उत्पादन बढ़ाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इसलिए भले ही वो अदृश्य है, उसकी क्षमता एक लोहे की मशीन जैसी ही ठोस है, और यही कारण है कि इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटैंजिबल संपत्ति माना जाता है। कमाल है। इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक धागे में पिरोऊं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? अकाउंटिंग और ये जो रियल अकाउंट का पूरा ढांचा है ना, ये सिर्फ मुनीमों या अकाउंटेंट्स के काम आने वाली कोई नीरस प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही डायनामिक है। ये किसी भी कंपनी की ताकत को मापने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। सही कहा आपने। जब हम उस गोल्डन रूल की बात करते हैं, जो आए उससे डेबिट करो, जो जाए उससे क्रेडिट करो, तो हम असल में ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे किसी नियम की बात कर रहे होते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। बस यहाँ ऊर्जा की जगह आर्थिक मूल्य या इकोनॉमिक वैल्यू है, जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। एकदम। और ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी सफल और मजबूत व्यापार का निर्माण सिर्फ टैंजिबल या सिर्फ इनटैंजिबल संपत्तियों से नहीं होता है। तो फिर कैसे होता ये है? इन दोनों के एक सही और सटीक संतुलन से बनता है। मतलब दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपके पास बेहतरीन मशीनें हैं जो कि टैंजिबल हैं, लेकिन बाजार में आपकी कोई साख या पेटेंट नहीं है जो कि इनटैंजिबल है, तो मेरा मुनाफा हमेशा खतरे में रहेगा, कोई भी मेरी नकल कर लेगा। सही। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास बहुत बड़ा ब्रांड नाम है, लेकिन काम करने के लिए कैश या संसाधन ही नहीं है, तो वो नाम बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा, व्यापार ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल। इसलिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। यार, ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। ये पूरा विषय हमें चीजों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देता है। हाँ, अब जब भी आप किसी बिजनेस को देखेंगे तो आपका नजरिया अलग होगा। बिल्कुल। अब कोई भी व्यक्ति जब किसी मशहूर ब्रांड का कॉफी कप देखेगा या किसी कंपनी के चमकते हुए लोगो को देखेगा तो उसे सिर्फ एक डिजाइन नहीं दिखेगा, उसे वो 5 लाख की गुडविल दिखेगी। एकदम सही। उसके पीछे छिपी हुई वो अदृश्य संपत्ति दिखेगी जिसे बही खातों में बहुत ही सावधानी से मापा और तौला गया है। बिल्कुल। चर्चा के इस मोड़ पर मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद भविष्य की अकाउंटिंग की नींव हिला सकता है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है? हमने अभी देखा कि कैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक अदृश्य संपत्ति मान लिया गया क्योंकि समय बदला। हाँ, हमने क्लाउड सॉफ्टवेयर की बात की। लेकिन आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार उनके ग्राहकों का डेटा है, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी लोकेशन। हाँ, डेटा आज के समय का नया तेल है। तो क्या आने वाले कल में डेटा अपने आप में एक नया इंटेंजिबल रियल अकाउंट बन जाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का भरोसा या एक एआई एल्गोरिदम की सोचने की क्षमता सीधे बैलेंस शीट पर संपत्ति के रूप में लिखी जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो पूरी अकाउंटिंग इंडस्ट्री को खुद को फिर से इजाद करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम इन पूरी तरह से डिजिटल और पल-पल बदलने वाली संपत्तियों की कीमत कैसे तय करेंगे? भविष्य की संपत्तियां शायद पूरी तरह से उस अदृश्य दुनिया में ही पनपेंगी जिसे हम आज पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। ये तकनीकी और आर्थिक दुनिया का अगला सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल।
और जिस तरह से रियल अकाउंट्स ने खुद को सदी दर सदी ढाला है, इसमें कोई शक नहीं कि वे भविष्य के इस अदृश्य मूल्य को भी मापना सीख ही जाएंगे। और यही व्यापार की असली खूबसूरती है, ये हमेशा विकसित होता रहता है। सही बात है। तो दोस्तों, इस अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर दुनिया की गहराइयों को समझने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। हमेशा की तरह चीजों को एक नए नजरिए से देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।